ये सरकार ही ईवीएम की सरकार अगर है, राहुल गांधी जी क्यों नहीं आ रहे, प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं आ रहे, अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे, तेजस्वी जी क्यों नहीं आ रहे? विपक्ष सही को भी नहीं कर पा रहा कि जिस पार्टी की आप जय जयकारा लगा रहे हैं उस पार्टी की पॉलिसी भी स्पष्ट नहीं है। आप किसी भी मुद्दे को मुखर होकर नहीं बोलते। 38% मुस्लिम है। कांग्रेस की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क गलत रास्ते पर जा रहा है। ओवैसी साहब आपके अछूत क्यों हैं? मायावती आपके लिए अछूत क्यों है? ओवैसी बी टीम है इसलिए कि वो ऐतिहासिक बात करता है। अरे बी टीम का काम कांग्रेस करने लग गई है और 2024 में भाजपा हार उड़ नहीं रही है। कांग्रेस के चक्कर में आरजेडी भी रास्ता भटक गई, पब्लिक वोट दे देगी। इनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होने वाला है। सपा पैदा हुई कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस सामाजिक न्याय नहीं दे रही थी। कांग्रेस कौन हरिद्वार में जाकर गंगा में डुबकी लगा लिया? बटला हाउस इनकाउंटर कांग्रेस ने कराया। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, तमाम पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। कुछ पार्टियां न्याय यात्रा कर रही हैं तो कुछ पार्टी जो है वो कानून लाने पर लगी है। कभी ड्राइवर का कानून आ जाता है, कभी किसान का, कभी पहलवान पर मुद्दा जो है वो देश में चल रहा है। लेकिन अब वो मुद्दा CAA-NRC जो पहले दबा था यानी 2019 में, जिस पर लोगों को शांत किया गया था, वो कहीं ना कहीं दोबारा मार्केट में आ गया। तो लोग उस पर सवाल कर रहे हैं कि क्या CAA-NRC लागू होगा। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, जो तमाम मुद्दों को उठाते हैं और तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। गुलाम सरवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है पीआरबी में आपका। कैसे देख रहे हैं कि फिर दोबारा वो मुद्दा जो दबाया गया था वो फिर स्टार्ट हो गया? क्या ये सिर्फ चुनाव की नीति है या फिर कुछ इसके साथ हकीकत छुपी? मरहूम राहत इंदौरी का एक शेर है गालिबन जी कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। तो मुल्क के लोगों को ये बात तो समझना पड़ेगा कि आखिर क्या मामला है कि जब 19 का चुनाव करीब आया तो आपने वो तमाम कानूनों की बारिश कर दी जिससे ध्रुवीकरण करना, जिससे पोलराइज करना इजी और आसान हो जाए, और पोलराइज करने की कोशिशें भी साथ में की गई। सिर्फ कानून नहीं लाया गया बल्कि ऐसे बयानात दिए गए और इस तरह से उसको प्रस्तुत किया गया, कानून को, उसकी व्याख्या इस तरह की गई कि वाकई आम मुसलमानों ने भी ये माना कि ये मेरे खिलाफ साजिश है जी। और भारत के आम हिंदुओं को भी ये लगा कि मोदी सरकार ने मुसलमानों पर नकेल कस दिया। जाहिर सी बात है कि पोलराइज करने के लिए इससे बेहतर और कुछ हो भी नहीं सकता। उस तरह से प्रस्तुत किया गया। नतीजा जो हुआ वो मुल्क ने देखा। पूरे मुल्क में मुसलमान, क्या औरतें, क्या मर्द, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सब सड़क पर। चाहती ही थी सरकार पोलराइज करने के लिए, इससे अच्छा और क्या फार्मूला होगा। उसके बाद आपको 370 भी याद होगा जी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, जिसमें कश्मीर को 3 हिस्से में बांट दिया गया, केंद्र शासित कर दिया गया, अर्ध राज्य कर दिया गया, माने सारे सिस्टम को उलट पुलट करके रख दिया गया। 370 में जो फायदे मिल रहे थे अगर उसको विड्रॉ कर लिया जाता कि ठीक है, जो 370 के अंतर्गत जो विशेष लाभ राज्य के निवासियों को मिलता है, जिसका पॉलिटिकल पार्टियां जो रियासत की हैं जो फायदा उठाती है, वो हम अब नहीं देंगे, यहां तक बात समझ में आती। उसको 3 हिस्से में बांटना और फिर नई नई बातें करनी, अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करनी, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा था जो काम कोई नहीं कर सका वो मोदी ने कर दिया। वो मोदी ने कर दिया और देश सुरक्षित हाथों में है जी। अब्दुल का नट यही टाइट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब माहौल बनाए क्रिएट। 19 का चुनाव उसी बेहतरनी में पार भी हो गए जी। सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद सवाल यह पैदा होता है कि CAA आपने तो पास कर दिया था ना जी। बिल्कुल, महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई नोटिस नहीं लिया लगभग। अब फिर आप उसका राग अलाप रहे हैं। आपको लागू करने से रोका किसने? सवाल यह पैदा होता है कि CAA जो आपने 5 साल पहले पास किया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया है, बिल से एक्ट बन गया, एक्ट बन चुका वो, और वो CAB से CAA हो गया, महामहिम के हस्ताक्षर हो गए। अब कौन सा मुद्दा रह गया जो 5 साल तक आप बैठे हुए थे? ये सवाल विपक्ष को पूछना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष, चाहे वो जोड़ो यात्रा निकाले या न्याय यात्रा निकाले, विपक्ष के पास इस तरह के सवाल पूछने का दम नहीं बच रहा है। इसलिए वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। नहीं है, कोई यात्रा निकाले कुछ होना नहीं है। अच्छा। देखिए, सवाल को
को लाना, जब तक क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेंगे आप, कैसे सेंटर पर हम लाएं और वो माइंड को बिल्कुल हिट नहीं करेंगे, आम लोगों के जहन में आपकी बात अगर दाखिल नहीं हुई तो आपका रोल खत्म, वोट में वो कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वोट तो माइंड गेम है ना। अगर जहन साजी आपने कर ली तो वोट हो गया आपके पक्ष में, और जहन बनाने में आप अगर नाकाम हो गए तो वोट आपके पक्ष में नहीं आएगा। तो विपक्ष, आम भारतीयों की बात कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, आम भारतीयों के जहन को बनाने में भारत का विपक्ष पूरी तरह से 5 साल तक फेल रहा। 4-5 मौके मिले विपक्ष को, जब किसान के खिलाफ बिल आया, विपक्ष की भूमिका समझ से परे, और वो आम भारतीयों को यह समझाने में विपक्ष नाकाम रहा। हालांकि मोदी जी कानून वापस ले लिए, लेकिन वो किसानों के यूनियन का या टिकैत का दम था कि वो उसने कर दिया जो भी किया। उसमें विपक्ष की कोई बड़ी भूमिका समझ में नहीं आई कि आम भारतीयों को आपने क्यों नहीं बताया। अगर समझा लिए होते तो जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश को किसान का माने मक्का कहा जाता है, किसान का केंद्र कहा जाता है, वहां चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे सीटें मिलने गई, यह सवाल बना हुआ है आज भी। क्यों उस गढ़ में जहां के किसान नेता मारे गए, जहां के किसान नेताओं ने अपनी जान दे दी, उस इलाके में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो इसका मतलब साफ है कि आम आवाम के जहन को आपने सही दिशा नहीं दी, समझाने में आप नाकाम रहे। एक दूसरा, फिर वही क्वेश्चन उठ जाएगा, मुर्गा के 3 टांग है, ईवीएम का मामला। पता मैं दरमियान में, ईवीएम का मामला है तो क्या कांग्रेस सरकार यह ऐलान करे, सरकार तो ना है ना आएगी, कांग्रेस के नेता यह ऐलान करेंगे क्या कि अगर ईवीएम से 2024 का चुनाव होगा तो हम बहिष्कार करेंगे? यह सवाल पैदा होता है जी। करना चाहिए। अगर ईवीएम वाकई खराब है और ईवीएम हैक किया जा रहा और ईवीएम से ही ये सब तिक्रम हो रहा है, ये सरकार ही ईवीएम की सरकार अगर है, मैं अगर बार लगा रहा हूं इसमें, हालांकि मैं भी चाहता हूं कि जब मुल्क में ये लोग बात उठा रहे हैं तो हटना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी तो विपक्ष की उन पार्टियों की भी है ना साहब जी, बिल्कुल, कि भानु प्रताप ही करेंगे ये काम। मतलब किसान के रैली में भी भानु प्रताप जाएंगे, महमूद पराचा जाएंगे, गुलाम सरवर जाएंगे, या दिस दैट कोई भी जाएंगे संगठन वाले, और ईवीएम भी लड़ाई यही लड़ेंगे। ऐसे चलेगा क्या काम भाई? तो कांग्रेस किस काम के लिए है, सपा किस काम के लिए है, बाकी पार्टियां किस काम के लिए है, आरजेडी और टीएमसी और दुनिया तमाम पार्टियां, जो नेशनल पार्टी है वो अगर ये कह दे, मात्र रिटेन में दे दे कि अगर ऐसा होगा तो मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा, कानून पता लगा लीजिए पढ़े लिखे लोगों से, चुनाव नहीं हो सकता, नहीं होगा चुनाव, ठीक है। ये कहने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। आप चोर दरवाजे से बात करते हैं, पीछे से आके जंतर मंतर पे 5 ठो निठल्ले को भेज देते हैं और ऐसे ठो ले लेता प्ले कार्ड और ईवीएम हटाओ और देश बचाओ और फॉर्म। भाई नेता कहां तुम्हारा? मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्यों नहीं आ रहे? राहुल गांधी जी क्यों नहीं आ रहे? प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं आ रहे? अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे? तेजस्वी जी क्यों नहीं आ रहे? नीतीश कुमार जी क्यों नहीं आ रहे? ममता बनर्जी क्यों नहीं आ रही है? स्टालिन क्यों नहीं आ रहे? ये भाई तमाम इंडिया अलायंस बना रहे हैं सब लोग, कभी ना बनेगा। 4 महीने से तो इंडिया अलायंस सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन ही रहे होंगे। बन गया क्या? कह रहे हैं पूरी मजबूती के साथ इस बार नीतीश कुमार तो अपने पार्टी का उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस अपना खड़ा कर रहा है, सपा अपना कर रहा है, सब तो अपना काम कर रहा है। अलायंस बना तो उसका नेता कौन है, उसका कार्यक्रम क्या है, नीति क्या और नेता कौन है, अभी तक तो यही नहीं पता चला। कौन किस सीट पर लड़ेगा ये भी नहीं पता चला। मोदी जी अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मोदी मंदिर बना रहे हैं मोदी जी, मैं कह रहा हूं चाहे सब गलत ही कर रहे हैं मगर गलत को भी सही ढंग से कर रहे हैं, और विपक्ष सही को भी नहीं कर पा रहा। ये असल मसला है इस मुल्क में। ये मैं बोल रहा हूं, मुझे चमचागिरी नहीं करनी है किसी की, बात समझिए पहले। मुझे किसी पार्टी टिकट विकट नहीं चाहिए, तौबा कीजिए, लाहौर पढ़िए 4 बार, लेकिन मुझे बोलना है मुल्क के लोगों, आपको समझना पड़ेगा कि जिस पार्टी की आप जय जयकारा लगा रहे हैं उस पार्टी की पॉलिसी भी स्पष्ट नहीं है, उस पार्टी का भी कुछ अलग एजेंडा है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने की एक चाल है। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं आप किसी भी मुद्दे को मुखर होकर नहीं बोलते। सीए पर आज तक कांग्रेस के लीडर क्लियर बात नहीं रख पाए, एनआरसी पर क्लियर बात। एनआरसी 1985 में कांग्रेस ने लाया था आसाम में, आसाम अकॉर्ड साइन ही राजीव गांधी जी ने किया था, और वो भी चंद माने उपद्रवियों के सामने हथियार डाला था इन्होंने,
जो आसाम स्टूडेंट यूनियन के नाम से एक संगठन था, जो उग्रवादी संगठन था। बाद में वो अलग अलग ढंग से उल्फा और क्या क्या बन के आसाम गण परिषद और सब, फिर पॉलिटिक्स में वो आ गया। उसी से कई नेता पैदा हो गए। लेकिन राजीव गांधी जी सरेंडर किए थे और आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था। आप उसी वक्त एनआरसी कर देते। भाजपा तो पैदा ही हुई थी उस वक्त। अरे राजीव गांधी के जमाने में भाजपा पैदा ही हुई थी। अभी दूध भी ठीक से नहीं पीते, दूध का दांत भी ना टूटा था भाजपा का। आप कर देते, बीमारी खत्म हो जाती ना। आपने उस बीमारी को बचा कर रखा। भारतीय जनता पार्टी ने आपके उसी हथियार से आपका वध किया। आज आप कहां हैं? आसाम में कहीं नहीं। आप कहते हैं मुसलमान हमको वोट दे रहा। आसाम में सिर्फ मुसलमान आंख बंद करके कांग्रेस को वोट देता, कांग्रेस की सरकार बन जाए। 38% मुस्लिम है, कोई ना वोट दे रहा और देना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क गलत रास्ते पर जा रहा है। तो क्या करें मौलाना, किधर जाएं लोग, ये तो बताइए भाई। भाजपा जो है वो अपने वादों को पूरे कर रही है जिस तरीके से भी कर रही है। एक बात बताइए, इंडिया अलायंस की बैठक हुई, कांग्रेस आसाम के विधानसभा चुनाव में AIUDF से गठबंधन की थी, बदरुद्दीन अजमल साहब से। तो इंडिया अलायंस में लोकसभा में क्यों नहीं? इंडिया अलायंस की 5 बैठक हो गई, बदरुद्दीन अजमल साहब को बुलाया गया क्या? क्यों नहीं? क्या है पॉलिसी आपकी भाई? क्या है पॉलिसी? क्या बदरुद्दीन अजमल को क्यों नहीं आपने बुलाया भाई? ओवैसी साहब आपके अछूत क्यों हैं? मायावती आपके लिए अछूत क्यों है? मतलब मायावती की जो अपनी ताकत है, आज भी वोट की ताकत है, सीट की हो ना हो, और लोकसभा में सीट भी कम नहीं है, ये भी जान लीजिए, लोगों को पता नहीं है। लोकसभा में अभी भी वो मजबूत है, विधानसभा में मामला गड़बड़ हुआ है। तो वोट की ताकत जिसके पास है, आप उसको हाशिए पर डाल रहे हैं और आप सोच रहे हैं हम सत्ता पहुंच जाएंगे। इतना आसान काम है? मायावती के रहते हुए, असदुद्दीन ओवैसी के रहते हुए और बदरुद्दीन अजमल के रहते हुए आप सबको किनारे करके सत्ता पे चले जाइएगा और मोदी जी को हरा दीजिएगा? मोदी को ईमानदार नेता हरा सकता है, जो राष्ट्र को समर्पित होगा, समाज को समर्पित होगा, देश को समर्पित होगा, जो आम जनों के हित की बात करेगा, ईमानदारी से संघर्ष करेगा, लड़ेगा मुद्दे पर। आप ड्राइवरी वाला पे मैं आता हूं जी। जब बिल आया, आपने देखा सदन में किसने आवाज उठाई? असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई। क्यों? बाकी लोगों को क्या हो गया था? पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? समझ नहीं रहते क्या? इंग्लिश नहीं आती है क्या? बिल का मसौदा तो हिंदी में भी आता है। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो उर्दू में भी आएगा, तमिल तेलुगु में दिया जाएगा, वहां सारी सुविधाएं हैं सदन के अंदर। तो आपने, ओवैसी साहब ने जो बातें रखी हैं इस कानून के इस पर, जो डिबेट लोकसभा में किया है, ऐतिहासिक डिबेट कर दिया। ओवैसी बी टीम है, इसलिए कि वो ऐतिहासिक बात करता है ना, नहीं करना चाहिए ना। कांग्रेस की तरह उसको लीपापोती करनी चाहिए, तब ए टीम होगा। अरे बी टीम का काम कांग्रेस करने लग गई है और इसीलिए ये हालात मुल्क के हो रहे हैं। और 2024 में भाजपा हार उड़ नहीं रही है। अच्छा, 400 सीट जो कह रहा है ना, वो 400 प्लस हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है, 400 प्लस वाले रास्ते पर। तो भैया जब कांग्रेस खुदे वाकओवर दे रही है, तो वाकओवर जब आप दे रहे हो तो जाओ। कांग्रेस के चक्कर में सपा भी पथ भ्रमित हो गई, कांग्रेस के चक्कर में आरजेडी भी रास्ता भटक गई, कांग्रेस के चक्कर में नीतीश कुमार भी बेचारे बीच में खड़े हैं कि किधर जाए, रास्ता ही नहीं मिल रहा। रोज नई नई खबर आप सुन रहे हैं ना, जी। बनेगा, गिरेगा, हटेगा, सटेगा, पब्लिक वोट दे देगी। आप पब्लिक को अब तक ये नहीं समझा रहे कि हम साथ साथ हैं या नहीं है जी, हम किस मुद्दे पर हैं, हम क्या करना चाहते हैं। हम ये देखो जी, सब मिल गए और ये मुट्ठी बनकर हम इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, अक्षरशः लागू करेंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे। जो नाइंसाफियां जिनके साथ हो रही है, हम उस नाइंसाफियों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। और ये हमारा उसूल है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा रास्ता, ये हमारा कार्यक्रम और ये हमारा नेता। आपको इतना बात कहने में साल लग गया, अब तो चुनाव आ रहा, अभी तो 4 मीटिंग में तो आपका कुछ हल नहीं हुआ और 4 मीटिंग और अभी होने वाली, उसमें भी हल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं एडवांस में, मैंने राजनीति में ज्योतिषी हूं मैं लिख के ले जाओ, व्यूवर्स कह रहा हूं, लिख ले जाओ किसी कलम में। नहीं बनने वाली है बात इनकी, और इनकी भविष्यवाणी है। हाँ, भविष्यवाणी है, इनकी बात नहीं बनने वाली है। इनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होने वाला है इंडिया गठबंधन का। जो इस गठबंधन में जाएगा वो भी डूब जाएगा। इसलिए नया गठबंधन बनाओ और वो गठबंधन तीसरा मोर्चा हो, उसमें नीतीश कुमार हो, उसमें ओवैसी साहब हो, उसमें मायावती जी हो, उसमें अखिलेश जी हो, उसमें तेजस्वी जी हो, उसमें दूसरे तमाम नेता हो, स्टालिन हो और तमाम, तब जाकर बात बनेगी। वो जमाना जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में हुआ था, कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा जन मोर्चा बना।
आरजेडी पैदा हुई कांग्रेस के खिलाफ जी, जेडीयू पैदा हुई कांग्रेस के खिलाफ, सपा पैदा हुई कांग्रेस के खिलाफ, बसपा पैदा हुई कांग्रेस के खिलाफ। ये तमाम पार्टियां जो मुझे टीएमसी कांग्रेस को तोड़ के बनी, राष्ट्रवादी कांग्रेस वो जो बुढ़ो बेचारे हमारे शरद यादव पवार जी हैं, कांग्रेस के खिलाफ पार्टी बनी। ये क्या हो गया आप लोगों को भाई? जिस कांग्रेस के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था, अचानक कांग्रेस में के सामने आप क्यों सरेंडर हो रहे हैं? क्यों? आपका जनाधार खिसक कैसे गया? आप अपने उन लोगों को जब कह रहे थे कि कांग्रेस से खतरा है, कांग्रेस संविधान मिटा रही है, कांग्रेस दंगे करवा रही है, कांग्रेस नफरत फैला रही है, कांग्रेस इंसाफ नहीं कर रही है, तभी तो पार्टी आपने बनाई थी। लालू जी ने कहा था सामाजिक न्याय मैं दूंगा, इसका मतलब कांग्रेस सामाजिक न्याय नहीं दे रही थी, मतलब साफ है। अब कांग्रेस में कौन सा बदलाव आ गया भाई? कांग्रेस कौन हरिद्वार में जाकर गंगा में डुबकी लगा लिया? कहां से पाक हो गया? अब लालू जी से मैं पूछता हूं, जरा बता दीजिए पब्लिक को कि कांग्रेस में आखिर ऐसा बदलाव क्यों हुआ? यह ड्रामा बंद करना पड़ेगा देश में। उसूल और सिद्धांत होना चाहिए। जिस कांग्रेस को हमने मुजरिम करार दिया था, क्या उस कांग्रेस ने उस जुर्म के बारे में मुल्क से माफी मांग ली है? क्या तौबा करके लौटना हो सकता है, लेकिन माफी मांगे बगैर कैसे दे देंगे? बटला हाउस इनकाउंटर कांग्रेस ने कराया, मुसलमानों ने आवाज उठाई कि यह फर्जी इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटर है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हुई। आप जांच भी नहीं कर सकते। जिस राम मंदिर का अभी उद्घाटन हो रहा उत्सव है, इस राम मंदिर की जड़ में कांग्रेस, अगर कांग्रेस चाहती तो 1949 में यह मसला हल हो गया होता। नहीं किया कांग्रेस ने, उलझाया, इंदिरा गांधी ने दबाया, स्वर्गीय राजीव गांधी आए, फिर हल्का सा उभारे, शिलान्यास, उसके बाद एक और बुढ़ाऊ आए, सत्यानाश, पूरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? 100 कमीशन यहां बना है भारत में। कुंडू कमीशन कांग्रेस ने बनाया, कोई अमल नहीं। कृष्णा कमीशन कांग्रेस ने बनाया, कोई अमल नहीं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन कांग्रेस ने बनाया, कोई अमल नहीं। सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाया, कोई अमल नहीं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद यानी शहादत के बाद लिब्राहन आयोग बना, अमल नहीं। अरे सारी रिपोर्टें जब आ गई, पहली बात आपने आयोग बनाया क्यों? आयोग बनाने में खर्चे होते हैं, पैसा लगता है। वो पैसे किसके थे साहब? मुल्क के थे, टैक्स के थे। आयोग ने जब रिपोर्ट आपको दिया तो आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया? नहीं करेंगे। इनको टाइम पास करना है, लॉलीपॉप देना है, आयोग बनाकर अपने लोगों को लाल बत्ती। तो मोदी जी को मैं धन्यवाद कहता हूं, कम से कम लाल बत्ती खत्म कर दिए। रेड लाइट कल्चर, पर लाल बत्ती का कल्चर था, आपको याद होगा। लाल बत्ती कहीं अगर दिख गया तो लोग समझ जाते थे मंत्री जी, संतरी जी, चेयरमैन साहब, फला साहब, चिला साहब। अब बेटा जाओ, मंत्री भी जा रहा, पता ही नहीं चल रहा है मंत्री है कि संतरी है कि पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, बत्ती उत्ती नहीं रख सकते आप। तो ये कल्चर खत्म हुआ। कांग्रेस के जमाने में वो कल्चर था, तो लाल बत्ती 2-4 मुसलमान को दे देता था। आयोग में आप मेंबर रहेंगे तो आप फला रहेंगे, आप सिर्फ लॉलीपॉप देके और लीपा पोती किया, और इतना जटिल माहौल बन गया कि भारतीय जनता पार्टी अब उसी बेहतरनी पर खेल रही है और पार हो रही है। तो आज जो मुल्क में माहौल है, इस का जिम्मेदार पहले भी कांग्रेस था और अब भी 2024 में जो गतिविधियां हैं, 2024 की तस्वीर जो धुंधली है, वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से है। कांग्रेस अपनी बात स्पष्ट करे, तस्वीर साफ हो जाएगी। और मोदी जी को हराना कोई मसला नहीं है। अगर ईमानदारी से काम करेंगे, मुल्क में ज्यादातर लोगों का मत है कि इस सरकार को बदलना, लेकिन बदलेगा कौन, किस पॉलिसी पर बदलेंगे, वो पॉलिसी क्लियर नहीं किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे हाफिज गुलाम सरवर साहब। इन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। इन्होंने चीजों को समझाया कि इंडिया अलायंस अभी तक अपना नेता, अपना मिशन, अपनी प्लानिंग ही तय नहीं कर पाई है और न्याय यात्रा लेकर निकल चुकी है। यानी कि 2024 का जो चुनाव है वो सीधा सीधी इन्होंने ये कह दिया कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि मोदी जी जो है वो जीतने जा रहे हैं, यानी कि भाजपा सरकार बना रही है, क्योंकि दूसरी जो पार्टी है वो मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।